दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम लोग आपको वर्ग 3 एग्जामिनेशन जो एसएसटी वाला पार्ट है उसकी पहली डेमो क्लास देने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक रहने वाला है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। आपको भी पता है हिस्ट्री को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, हमने पहले भी आपको बताया है ना। पहला जो सेगमेंट यहाँ पर हम लोगों ने चूज़ किया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को चूज़ किया है। आपको हर एक सेगमेंट का, हर एक पार्ट का आपको डेमो क्लास जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। आज जो आपकी ये क्लास होने वाली है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी आप जो आपको मिला होगा, 3 प्रमुख कारण वहां पर हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बताए थे। वर्ग 3 एग्जामिनेशन की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो आप सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन के माध्यम से एसएसटी का जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में। और हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए हमने आपको ये प्लानर बता दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बैच में क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। ये जो हमारा जो चौथा वाला सेगमेंट आता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। यहाँ पर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। एक मोटी मोटी रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, है ना। किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, किस तरीके से वहां पर जो पॉइंट्स हैं जो आपको जानने के लिए जरूरी हैं, किस तरीके से शुरू से लेकर आखिरी तक सेगमेंट्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, जैसे कि क्या उसके पीछे की वजह थी, क्या उसके पीछे के कितने उसमें लोग थे, किस तरीके से वहां पर 3 प्रमुख कारण जो थे उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से दुनिया को क्या मिला इस पर भी जानना, ये भी बहुत ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि थिंकर से रिलेटेड है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो आपको इस बैच में मिलेगा, जहां पर हम लोग वुमेन का क्या रोल है, थिंकर्स क्या क्या रोल है, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को इंपैक्ट किया था, और जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है वो आज आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। आज एक ओवरऑल व्यू क्रिएट करते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं आज के इस सेशन में। आपको 199 रुपए में सोशल साइंस का कंप्लीट बैच मिल रहा है, जहां पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ में सिलेक्शन के पीडीएफ भी मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पार्ट भी इसमें आपका कवर कराया जाएगा। एक चीज आपको और बता देते हैं, है ना, 199 रुपए में कंप्लीट बैच है, तो ये आपका एग्जामिनेशन तक वैलिड है। जब तक एग्जामिनेशन क्या, उसके 1 साल बाद तक भी आप चाहेंगे तो आप इससे पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं इसकी जो शुरुआत होती है, प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन है, इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन पर भी पढ़ रहे होंगे, जहां पर आपको पीपीटी डिटेल में मिलेगी। पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और इसके अलावा आपको एक पीडीएफ भी इसका अवेलेबल कराया जाएगा जो इस पीपीटी के अलावा रहेगा, जिसे हम लोग सिलेक्शन पीडीएफ करेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो कहानी है ये 1789 की है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस दौर में आना होता है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आप समझिए कि हम इसी दौर में हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला जो एक तरह से मोटिव है, अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है ना। तो आप 1789 में खड़े हुए हैं और आपको यहाँ पर मैसिव एक रेवोल्यूशन करना है। कैसा रेवोल्यूशन है ये राजनीतिक भी है, ये सोशल भी है। पता है क्या होता था, फ्रांस में इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी कि 3 भागों में 3 सेगमेंट, 3 प्रकार से जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया था 3 सेक्शन में। और लेकिन जो टैक्स वसूला जाता था वो तीसरा वर्ग जो कि सबसे गरीब है उसी से केवल टैक्स वसूला जाता था और हैवी टैक्स वसूला जाता था। ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनता है और धीरे धीरे ये डिससेटिस्फैक्शन जब बहुत ज्यादा हद तक आपको परेशान किया जाएगा ना, तो फिर आप वहां पर रिवोल्ट करेंगे। वही रिवोल्ट यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है कि इसी का प्रयोग करके भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, चाइना में भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे अन्य भी जो देश हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर अपने यहां पर क्रांति करते हैं और सफल क्रांति करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताएं यहां पर जो पूरी तरह से इसने क्या समाप्त किया था। तो सबसे पहले राजशाही, है ना, जो किंग हुआ करते थे, लुइस 16 उस समय पर किंग थे। कौन थे वहां पर जो किंग हुआ करते थे? वो लुइस 16 हुआ करते थे, है ना। ये ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा को चुनौती देते हैं और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इस्टेब्लिश करना ये लोग चाह रहे थे। तो ये फ्रीडम को इस्टेब्लिश करना चाहते रहे थे, जिसे हम लोग लिबर्टी कहते
समझते हैं, है ना। लिबर्टी के अलावा ये इक्वालिटी को फोकस करते थे, है ना, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। और तीसरा जो हो जाता है वो फ्रैटर्निटी, जिसे हम लोग बंधुत्व कहते हैं, फ्रैटर्निटी को भी यहाँ पर प्रमोट करने की या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अब भारत के रिस्पेक्ट से देखिए, क्या ये तीनों चीजें हमारे यहाँ हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में ही हम लोगों ने स्वतंत्रता को भी रखा है, समानता को भी रखा है, और बंधुत्व, फ्रैटर्निटी को भी हम लोगों ने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है पृष्ठभूमि, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, क्या इसके पीछे का रीजन था। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते जाते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। ठीक है, देखिए लुइस जो 16 थे, है ना, वो यहाँ पर इनके पास में जो निरंकुश राजशाही थी, क्या थी? निरंकुश। अच्छा, निरंकुशता जो है वो एक टाइम तक तो ठीक रहती है, एक टाइम तक जो निरंकुशता अगर हावी नहीं हो पा रही है, या फिर अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, या फिर जनता के पास में उतनी पावर या अवेयरनेस नहीं है, तो उस टाइम तक तो निरंकुशता से काम चलाया जा सकता है। लेकिन एक टाइम पर अगर जनता का संयम टूट रहा है, या फिर जनता यहाँ पर उस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, या फिर कहते हैं ना, जब तक एक बच्चा भूखा नहीं होगा तब तक वो रोना नहीं शुरू करेगा, लेकिन अगर उसे भूख लगी तो फिर वो रोना भी शुरू करेगा, जिद करना भी शुरू करेगा। तो यहाँ पर वो भूख लग चुकी थी जनता को, जिसकी वजह से ये जो निरंकुश राजशाही चल रही थी, इसके खिलाफ में जनता खड़ी हो जाएगी। असीमित शक्तियां राजा को दी गई थी। ठीक है, असीमित शक्तियां थी, किसी भी प्रकार की संसद वहां पर नहीं हुआ करती थी, जनता की शासन, आम जनता की शासन में किसी भी प्रकार की भागीदारी ही नहीं थी, केवल वो टैक्स भरने का काम करते थे, है ना। तो इस तरीके से निरंकुशता वहां पर फ्रांस में जो है वो एस्टैब्लिश थी, जिसके खिलाफ में विरोध होता है, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण बनता है। अब देखिए सामाजिक कारण भी है इसमें। सामाजिक कारण ये है कि भाई ये जो सोसाइटी है ना, इसको 3 वर्गों में विभाजित तो कर रखा गया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि 3 वर्गों में सोसाइटी को हम लोगों ने विभाजित कर रखा था। इसमें जो 3 वर्ग थे उसमें पहला वर्ग आ जाता है, पहला जो स्टेट है वो पादरी वर्ग है। ठीक है, वहां पर पादरी हुआ करते थे, और क्लर्जी इन्हें कहेंगे, क्लर्जी और ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। अब भारत में आप देखेंगे तो भारत में भी रिलीजियस जो आधार पर एक्टिविटीज होती हैं उसमें आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ते। अच्छा, ये कितने ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से समझ सकते हैं। तो भारत में लिमिटेशन के साथ में टैक्सेस में रिबेट दी जाती है, लेकिन फ्रांस में खुली रिबेट दी गई थी। जो क्लर्जी है, जो पादरी वर्ग है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना होता था, पूरी तरह से टैक्स से इनको मुक्ति मिलती थी। ठीक है, इसके बाद में जो अगला आता है उच्च कुलीन वर्ग आता है, सेकंड स्टेट इसे कहेंगे, और ये कंट्रोल्ड लैंड और ज्यादातर टैक्स फ्री, है ना। पूरी तरह से भूमि का जो स्वामित्व है वो किसके पास में? सेकंड स्टेट के पास में। ये नोबेलिटी को एक तरह से उच्च कुलीन वर्ग इन्हें कहा जाता था, और यहां पर टैक्सेस पूरी तरह से फ्री रखे गए थे यहां पर भी, और पूरा का पूरा जो लैंड से रिलेटेड कंट्रोल है वो इन्हीं के पास में रहता है। ठीक है, इन्हीं के पास में। तो ये दूसरा वर्ग हो गया। अच्छा, ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जिनसे किसी भी प्रकार का क्या टैक्स लिया जा रहा है? किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया। अब राज्य को अगर इनकम करनी है, इनकम जनरेट करनी है, या फिर लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो राज्य को टैक्स लेना अनिवार्य है, और एक बड़े भाग से टैक्स लेना पड़ता है। मौजूदा अगर आप देखेंगे तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रभावी है। ठीक है, और यहां पर आप टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा जो पार्ट है सोसाइटी का वो टैक्स से बच जा रहा है, और आप वसूल किससे रहे हो? वसूल आप रहे हो सामान्य जनता से। ये ऐसा वर्ग है जो कि लेबर है, ये ऐसा वर्ग है जो मेहनत से कमाता है, और आप जो मेहनत से कमा रहा है उसी से आप उसका पैसा ले रहे हो, तो वहां पर भुखमरी तो आना आम बात है, एकदम जनरल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपका पैसा वैसे ही कम है और उसमें आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तब वहां पर डिससेटिस्फैक्शन आएगा, तब वहां पर भुखमरी भी आएगी, और बहुत सारे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो सभी जो है कर यही देते थे, है ना, सारे जितने भी प्रकार के कर हैं वो टैक्स कौन देता था? वो तीसरा वर्ग ही देता था, कॉमन पीपल ही देते थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन यहीं से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सोशल कॉज बहुत बड़ा रीजन रहता है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए ये जो असमानता है इसी की वजह से आक्रोश भी फैलता है और साथ साथ में असंतोष भी फैलता है। आक्रोश भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप देख ही सकते हैं भाई, अगर मान लो किसी एक परिवार में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ों का दायित्व इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि पूरे घर का जो खर्चा है वो वही उठा रहा है। दूसरा जो ऐसा भाग है, दूसरा जो ऐसा लड़का है या पार्ट है फैमिली का, उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है, और सारे ऐशो आराम जो है वो उसी को मिल रहे हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन
डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले पर आएगा ही आएगा। वही डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है आर्थिक कारण। अच्छा, आर्थिक, अगर मान लो टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो जनता के पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आर्थिक आधार पर वो सारे कमजोर होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत बड़ा जो एक तरह से लोन है वो फ्रांस पर। अच्छा, टैक्स जो है वो उनसे लिया जा रहा है जो टैक्स दे ही नहीं पा रहे हैं, और उनसे लिया ही नहीं जा रहा जो टैक्स दे सकते हैं। तो इस वजह से राज्य के पास में क्या पैसा रहेगा, किसी भी आधार पर राज्य के पास में पैसा रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसी वजह से युद्ध जो है वो फ्रांस युद्धों के कारण भारी कर्ज में डूब जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, वर्ल्ड वॉर पहला, दूसरा, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिले, है ना। और उसके पहले आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर तो कहल बात की घटना है, लेकिन उसके पहले जो साम्राज्यवाद की नीति के साथ में सारे देश आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ में फ्रांस के लगातार संघर्ष रहते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में संघर्ष इनके लगातार रहते हैं, अपने साम्राज्यवाद की नीति को ये बहुत ज्यादा थोपने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से भी इनको आर्थिक हानि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बाद में अब टैक्स भी उतना नहीं मिल रहा है, राजशाही का भव्य जीवन संकट का कारण भी बनता है। यहाँ पर जो मोनार्की जितना भी सिस्टम ये स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। क्या है, जीवन बहुत बड़ा, ये लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब ऐशो आराम के सारे संसाधन इन राजाओं के पास में होते हैं। तो होता तो सारा कुछ पैसे से ही है ना। अब पैसा आपके पास वैसे भी नहीं है, और लाट साहबी आप यहाँ पर राजाओं वाली दिखाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, किस आधार पर काम चलेगा। इस वजह से एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन आम आदमी पर आर्थिक कारणों से बनता है। कॉमन पीपल जो है, आम जनता जो है वो अधिक कर, खाद्यान्न की कमी और महंगाई का सामना कर रही है। एक तरफ अधिक कर है, टैक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्हीं से टैक्स वसूला जा रहा है। दूसरी चीज है खाद्यान्न की कमी, भाई टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग खेती करना ही छोड़ देंगे तो खाद्यान्न की कमी भी आएगी, है ना। इसके अलावा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई। अब जैसे मान लो लोग हैं, है ना, लोगों के पास में अगर पैसा है ही नहीं खर्च करने को, है ना, या फिर किसी के पास ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसा है खर्च, दोनों ही केसेस में इन्फ्लेशन आता है, दोनों ही केसेस में महंगाई आता है। तो यहाँ पर भी महंगाई देखने को मिलती है, और महंगाई का सामना बहुत बड़े भाग को करना पड़ता है। एक और प्रकार का रीजन यहाँ पर बनता है इंटेलेक्चुअल, धीरे धीरे समझ, बौद्धिक आधार पर विकास बढ़ रहा था। कैसे, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो फ्रांस में आ चुके थे, जिसमें नाम आता है रूसो का, रूसो के अलावा वोल्टेयर का नाम आता है ना, मॉन्स्क्यू का भी नाम आता है। तीनों के तीनों जो ये विचारक हैं, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, किसमें, लोगों को जागरूक करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। राजशाही को इन्होंने खुली चुनौती दी थी, लोकतंत्र का प्रचार भी इन्होंने किया। तो इस तरह का कोई एक ऐसा टर्म हो सकता है 1789 के आसपास में, तो आप नहीं ही सोच पा रहे होंगे, है ना। तो लोकतंत्र को उस समय पर सजेस्ट करने का काम बहुत सारे विचारकों ने, जिसमें रूसो भी आते हैं, वोल्टायर भी आते हैं, और मॉन्टेस्क्यू भी आते हैं, है ना। इनके विचारों में जनता में जागरूकता आती है। अब जब जनता को पता अगर है कि उन्हें लड़ना कैसे है, तो फिर जनता के पास में जन समर्थन है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन वो एक गाइडेंस, एक वो चैनलाइज करना उनकी एनर्जी को, वो जरूरी है। भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है, गांधी जी ने उस एनर्जी को चैनलाइज करने का काम किया था। वही चीज यहाँ पर जो है वो रूसो, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा करी जाएगी, वोल्टायर के द्वारा करी जाएगी, है ना। तो ये विद्रोह की भावना, यहाँ पर जागरूकता की वजह से विद्रोह की भावना पैदा होती है लोगों में, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जागरूकता आई कैसे है, पॉलिटिकल विचारधाराओं से आई है। अब देखिए इसके बाद में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ये कारण आपने समझे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और उसके अलावा जो जनरल बौद्धिक जो कारण है वो आपने यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझे। अब थोड़ा सा देखते हैं क्रांति की शुरुआत किस तरीके से होती है। आखिर वो पहला, जैसे भारत में आप देखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, जब मंगल पांडे ने वो चर्बी कारतूस वाली घटना उनकी होती है, और वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ना, बैरकपुर छावनी, सारा कंडीशन आपको पता है। उसी प्रकार से इस क्रांति की जो शुरुआत है वो 5 मई 1789 में होती है, जब लुइस 16 यहां पर एक मीटिंग को बुलाता है ना, स्टेट जनरल की एक मीटिंग को बुलाया जाता है, किसके द्वारा, राजा के द्वारा, 5 मई 1789 में। पहला आपको डेट जो याद रखनी है वो 5 मई 1789 याद रखनी है। उसके बाद में जो अगला यहां पर है, यहां पर तीसरे वर्ग में एक व्यक्ति एक मत की मांग की जाएगी, जिसे अस्वीकार कर। अब जो तीसरा वर्ग है ना, वो कहेगा कि एक व्यक्ति जो है
उसको एक मत का कम से कम अधिकार हो, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने की डिमांड यहाँ पर तीसरा स्टेट जो है वो निभाता है। कहीं ना कहीं वोटिंग का अधिकार होगा, मतलब आप अपने मोनार्क को चुन सकते हो, आप अपने ऊपर जो शासन कर रहे हैं उनको आप चुन सकते हो। इसको ध्यान में रखते ये पहली डिमांड के माध्यम से चीजें रखी गई, जिसको पूरी तरह से अस्वीकार। अच्छा, अस्वीकार जो है उस समय तक ठीक रहता है जब आपके दिमाग में सारा कुछ शांति से चल रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में चल रही है क्रांति, शांति तो नहीं है, क्रांति चल रही है। अब क्रांति चल रही है तो आप यहाँ पर किसी भी, अगर मान लो ये अच्छा कर, अगर ये इस चीज को स्वीकार भी कर देते ना तब भी लोग सेटिस्फाइड। अच्छा, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार करने की वजह से एक व्यक्ति एक मांग, ये अस्वीकार बहुत बड़ा एक तरह से लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने की राह में हम लोग चल रहे थे, और उसी की वजह से बहुत बड़े स्तर की क्रांति होती, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत सारे कारण से वो झेल रही है। और वही बात है, अगर आप पानी में डूब रहे हो तो लास्ट में यही विकल्प है, अगर आप हाथ पैर नहीं चलाओगे तो आप डूब करके मर जाओगे, दम घुट जाएगा। वो दम ना घुटने पाए, उसी वजह से जनता क्या करती है, 17 जून 1789 का दिन है, तीसरे वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली खुद ही से तीसरे वर्ग ने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम हैं यहाँ की नेशनल असेंबली, हम लोग बनाएंगे संविधान, हमारे आधार पर रूल बनेगा, हमारे आधार पर सारी चीजें होंगी। जैसे नेशनल असेंबली होती है उसी प्रकार से खुद को इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित किया। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट डेट है ये भी बहुत बार पूछी गई है, 14 जुलाई 1789। जनता ने बास्तीला का जो किला था ना, बास्तील का जो किला था जिसपे मोनार्क रहते थे, है ना, जो राजकीय अत्याचार का प्रतीक था, उस पर डायरेक्टली हमला कर दिया। आपने देखा होगा बहुत बार तख्ता पलट अभी भी होता है, हाल ही में अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसके एग्जाम्पल है, श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है, जहां पर जनता डायरेक्टली किंग पर या मोनार्क पर या फिर राजा पर या फिर शासनकर्ता पर या फिर प्रमुख पर डायरेक्टली हमला करता है। तो वो दिन था 14 जुलाई, है ना, आज ही के दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज ही के दिन ये जो है वो क्रांति स्टार्ट हुई थी। 14 जुलाई को दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तील का जो किला था इसको पूरी तरह से क्या किया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया। अब इसी दिन को हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रेंच नेशनल डे। आपका एक डे भी तैयार हो गया। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो है वो कौन सा दिन मनाया जाता है, आज ही का दिन है, 14 जुलाई 1789 के दिन ऐसा शुरू किया गया, और उसके माध्यम से आज तक फ्रेंच राष्ट्रीय नेशनल जो डे है या राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, प्रमुख जो घटनाएं होती हैं, मेजर जो इवेंट्स होते हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहले जो इस रेवोल्यूशन के अंडर में क्या क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले डिक्लेरेशन राइट्स का, किसके लिए, मैन और सिटीजन के लिए यहाँ पर राइट्स का डिक्लेरेशन, अधिकार सबसे पहली जो प्रमुख मांग थी वो अधिकार थी, जिसे पहले ही बार में लागू किया गया, मान लिया गया। ठीक है, यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और बंधुत्व, है ना, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यूज किया जाए। इससे बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। बंधुत्व की जो भावना यहाँ पर है, लिबर्टी की जो भावना फ्रांस में है, वो हम लोगों ने अपने भी संविधान में इंक्लूड किया। हमारी प्रस्तावना में ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो यहाँ पर आता है दूसरा, इसका प्रमुख एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, चेंज जो पड़ता है वो एबॉलिशम फ्यूडलिज्म का। ठीक है, 4 अगस्त 1789 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नोबेलिटी है या कुलीन जो वर्ग है उसे विशेष सुविधा देना बंद कर दिया। भारत में ऐसा प्रिंसली स्टेट्स के साथ में किया गया था, जब उनको जो पॉकेट उनका एक हुआ करता था प्रीवी पर्स, उसको पूरी तरह से खत्म, विशेष सुविधाएं देना किसी विशेष वर्ग को हम कम कर देंगे, क्योंकि हम लोग समानता के प्रिंसिपल पर चलेंगे, हम लोग इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर चलेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है जो चर्च प्रॉपर्टी है उसे राष्ट्रीय कर दिया जाएगा। जैसे भारत में भी बहुत सारे बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो इसी वजह से था क्योंकि लोगों पर वो अत्याचार ना कर पाए। चर्च की संपत्ति को सरकार के नियंत्रण में ले लिया जाता है, और सरकार किसकी है, असेंबली किसकी है, तीसरे वाले जो वर्ग है उसकी असेंबली यहाँ पर स्टैब्लिश करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनकर के तैयार होगा, और उसके माध्यम से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र रहेगा, राजा रहेगा, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम राजा संविधान के हिसाब से तो
तो चलना चाहिए ना। तो वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये अंतर करेगा, यहाँ पर आप संवैधानिक तरीके से काम करेंगे, कम से कम राजा अगर चुन करके भी नहीं भी आ रहा है तब भी वो संवैधानिक तरीके से काम करे, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। राजा और रानी का जो नाम है एंड ऑफ मोनार्की यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के जो 1793 है, लुइस 16 और रानी जो मैरी एंटोनेट थी, है ना, इनको यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है 1793 में, मतलब 1789 में ये सारी चीजें शुरू होती हैं और 4 साल के अंदर ही 1793 में इनको राजा और रानी को फांसी दे दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है भाई। वही रीजन है, बहुत ज्यादा शोषण इन्होंने किया था। शोषण का अंत इसी तरीके का होता है। तो कभी भी जीवन में अगर आप भी शोषण झेल रहे हैं ना, तो उसमें समय देना होता है, आगे आने वाले समय पर आपको उसके लिए न्याय मिलता है। अब देखिए फ्रांस में अगर आप देखेंगे तो गणराज्य की स्थापना होगी, रिपब्लिक यहाँ पर बन जाएगा। फ्रांस जो है वो पूरी तरह से क्या बनेगा, रिपब्लिक बनेगा। अब फेजेस क्या है इसके, रेवोल्यूशन के किस किस तरीके से चीजें हुई। सबसे पहले मॉडरेट फेज देखने को मिला 1789 से लेकर के 1791, जहां पर संवैधानिक राजतंत्र को इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा जो आया वो रेडिकल फेज रहा, जो 92 से 94, जहां पर राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया था 1793 में राजा और रानी को, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए ये रेन ऑफ टेरर आया, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया, यहाँ पर जो रॉबस्पियर हैं उनके नेतृत्व में आतंक का राज रहेगा और हजारों को यहाँ पर मारा जाएगा। अच्छा देखिए, अगर मान लो किसी भी प्रकार से कोई सत्ता या शासन या राजा पूरी तरह से अगर खत्म होता है तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर आतंकी राज हो जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये इनको हटाने के बाद शासन कैसे चलेगा। तो फिर अराजकता वहां पर फैलेगी, फिर लाखों लोगों को वहां पर मारा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये एक चीज होती है जो कि राजा को फांसी देने के बाद होती है, ठीक है। यहाँ पर जो अगला फेज आता है वो निर्देशिका शासक, इसे कहते हैं। भ्रष्ट और अस्थिर एक डायरेक्टरी रूल जो है वो स्टैब्लिश होता है। इसमें वीक रहेगा ये और बहुत ज्यादा अस्थिर रहेगा, करप्ट रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर एक तरह से धागा, एक सूत्र यहां पर आता है, वो नेपोलियन का। क्या, नेपोलियन। यहां पर नेपोलियन का उदय होता है, क्रांति का अंत होता है और सम्राट की यहीं से शुरुआत मानी जाती है 1799। 10 वर्ष लग गए। 10 वर्ष के बाद में एक स्टेबल चीज यहां पर देखने को मिल रही है फ्रांस के अंदर। ये भी एक फेज है जो जिसके बारे में आपको याद रखना है। अब क्रांति से हमें मिला क्या, अचीवमेंट क्या क्या रही। सबसे पहले यहां पर आपको सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम जो है वो देखने को मिली और राजशाही का अंत, जो कि बहुत ज्यादा क्रूर थी, बहुत ज्यादा निरंकुश थी, जिस पर कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। अगला जो पॉइंट मिला वो ये था कि भाई यहां पर जो आपको और मिला वो ये था कि रिपब्लिक भी यहां पर हुआ, गणराज्य भी स्टैब्लिश हुआ, लोकतंत्र की भी यहां पर शुरुआत होती है। गणराज्य भी स्टैब्लिश होता है और लोकतंत्र की भी शुरुआत। जनता को मौलिक अधिकार, जिसके लिए डिमांड उठाई जा रही थी कि भाई हमसे केवल टैक्स ही लिया जा रहा है, हमें अधिकार तो दिए ही नहीं जा रहे, तो जनता को मौलिक अधिकार यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व भर में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित भी किया जाएगा। भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा जो भारत का राष्ट्रवाद है वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। विश्व में ऐसा भी कई जगह पर देखने को मिला, है ना। तो इससे रशियन रेवोल्यूशन प्रभावित है, चाइनीज रेवोल्यूशन प्रभावित है, अमेरिका में प्रभावित चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है। बहुत सारे जो क्रांतियां यहाँ पर हुई हैं विश्व भर में, वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। राष्ट्रवाद और धर्म निरपेक्षता का प्रसार किया जाए, राष्ट्रवाद की भावना हो, नेशनलिज्म की भावना हो, जो कि देखने को नहीं मिलती थी। अच्छा, इसमें कुछ कमियां भी रही, है ना, जैसे कि महिलाओं और गरीबों को पूर्ण अधिकार उसके बाद भी नहीं मिले थे, है ना। जो वर्ग एक तरह से अधिकारों की बात कर रहा था, वो अधिकार जो है वो उसमें भी कैटेगरी बनती चली जाती है। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे एक तीसरा जो वर्ग था वो शासन में आ गया। अब शासन में आने के बाद में इंटरनल डिवीजन शुरू होगा। आपका कंपटीशन बाहर वालों से नहीं है, अब आपका कंपटीशन आपके अंदर वालों से ही है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। महिलाओं और गरीबों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन। दूसरा, यहाँ पर हिंसा और हत्याएं बहुत ज़्यादा अधिक, आपको भी पता है, अराजकता फैल गई थी, हिंसात्मक चीज़ें थी, डाकू राज, जंगल राज आप उसे कहेंगे। जब 1799 के पहले का जो समय था, बहुत सारी हत्याएं वहां पर होती हैं। नेपोलियन जब आता है तब भी वहां पर बहुत सारी इंसानों को, मानवों को यहाँ पर
नुकसान पहुंचाया जाता है। अगला जो आता है वो यहाँ पर सैन्य तानाशाही में एक तरह से लास्ट में ये बदल जाता है, कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है लास्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप देखेंगे, एक मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर आधिकारिक रूप से इसे देख लिया है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो होता है, डिटेल में जो जाना होता है, वो हम लोग इसकी क्लासेस 16 तारीख से शुरू करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, लेबर कास्ट क्या है, ये जो 3 वर्ग में डिवीजन हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है, और क्या क्या इम्पैक्ट है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम आपके साथ में एप्लीकेशन पर जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी 16 तारीख को, तब से आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें कराई जाएंगी। अच्छा, एक एक विषय वस्तु ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारे पास में 45 दिन का ही टाइम बचा हुआ है और कैसे ये प्रिपरेशन हो जाएगी। एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ माना जाएगा जो कि पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के निष्कर्ष जो निकला वो यही था, इसने दुनिया को स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, है ना, यहाँ पर एक तरह से समानता, इस तरह के कुछ ऐसे आधुनिक विचार दिए जो कि पूरे विश्व को ही डायरेक्ट करने का काम करेगा, दिशा निर्देश देने का काम करेगा, है ना। इसके बाद में अगला जो लास्ट में पॉइंट रहा कि बहुत सारी कमियां रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के विरासत जो मिली आज के संविधान और गणतंत्र मूल्यों में जीवित है। सारी चीजें देखने को अभी वर्तमान में देखने को मिलती हैं, जो जिसकी डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में उठाई गई थी, वो आज भी इम्पैक्ट है, वो आज भी सजीव है, वो आज भी हमारे संविधानों में, बहुत सारे संविधानों में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो ये हमारा आज का जो सेशन रहा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रहा। इसकी डिटेल्ड चर्चा जैसे हमने आपको बताया है एप्लीकेशन पर होगी, और उसके लिए आपको बस 199 रुपये में कंप्लीट बैच अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मॉक 1 जो है वो फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है। 4 से 5 टेस्ट जो हैं वो फ्री में अवेलेबल है सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर, आप उसे देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसका जो क्लास है इसका PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जैसे ही क्लास एंड होगी आपको एप्लीकेशन पर इसका वीडियो भी मिल जाएगा और इसका PDF भी मिल जाएगा। आप YouTube पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वो आपका धर्म है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों में जो कि वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको अपने मन में नहीं रखना है, सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है, और सिलेक्शन गाइडर के साथ में एक ऐसा सफ़र आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी एक्साइटिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।